Very good morning. How are you? What about the family? Everybody's fine. Okay. Problem चल रही है. Any problem? चलिए. That everybody is joining. Satpal, you are joining the very first time, right? सतपाल, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, बट डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट हो जाओ. मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? आवाज आ रही मेरी बेटा सभी को ना? अभी तो दो ही बच्चे ज्वाइन करके गए हैं. अभी देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा देर, फिर स्टार्ट करते हैं. कल से रिगार्डिंग कोई क्वेरी? वैसे तो नहीं होनी चाहिए, कंफर्म कर दिया था कल आप लोगों को. गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो? टाइम लगाते हो ज्वाइन करने के लिए, वेट कर रहे होते क्या? क्या कह रहे हो बेटा? ओके, अभी ओवर होगी ये पॉलिटिकल क्लास. वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. बोर्ड क्लियर है? फाइन. चलिए स्टार्ट करते हैं. फैमिली में सब बढ़िया है? कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? प्रॉब्लम ऐसी चल रही है ना, तो थोड़ा पूछना जरूरी होता है. बाकी घर में सब ठीक है? चलो ठीक है, बच के रहो बेटा, सबसे अच्छी बात ये है कि बच के रहना जरूरी है. चलो स्टार्ट करते हैं. आपका आज जो हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो आपके दो एग्रीकल्चर आज मैंने लिए हैं आपके. एक आपका लिया है कमर्शियल फार्मिंग विद ग्रेन, और एक हमने लिया है मिक्स फार्मिंग. दो हमने अलग अलग जो क्रॉपिंग क्रॉप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है. देखिए, पहली जो आपकी इसमें दी हुई है वो हमारे पास है. फर्स्ट इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन. देखो, थोड़ा सा नाम पे थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग इस पे ना, तो बड़ा समझ में आ जाएगा. फर्स्ट, इसका जो नाम है, नाम ही इसको क्लियर करता है. एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन. एक्सटेंसिव मतलब लार्ज स्केल पे, जो कमर्शियल मतलब बेचने के लिए, और ग्रेन मतलब अनाज जो उगाए जाते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका? एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन. ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कह लीजिए आप इसको. यानी कि इसका जो पर्पज होता है, मेन समझो, पर्पज क्या होता है इस एग्रीकल्चर का? इस एग्रीकल्चर का पर्पज यही होता है आपका, लार्ज प्रोडक्शन करना और उसको फिर मार्केट में सेल करना. अनाज मेजर फसल जो उगाई जाती है इसमें, अनाज. अनाज में अगर हम बात करेंगे तो गेहूं है, जो ज्यादातर इस तरह की जो फसलें, इस तरह की जो एग्रीकल्चर होती है उसके अंदर ग्रो किया जाता है. ठीक है, तो इसका नाम ही अपने आप में स्पेसिफाई कर देता है, हमें बता देता है कि जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो की जाती है उसमें जो अनाज है वो उगाए जाते हैं. अब देखो, सिंपल सी बात है, इसका जो पर्पज है वो जीवन निर्वाह के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता है. स्पेशली जितना भी प्रोडक्शन होता है वो मार्केट में सेल करने के लिए इसको ग्रो किया जाता है. इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी लिखते हैं आपके. पहले हम लोग इसकी जो मेजर प्लेसेस हैं जहां पर इसको प्रैक्टिस में लाया जाता है उनको डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखो, इट इज अ प्रैक्टिस इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेमी एरिड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सच एज सेमी एरिड रीजन जो हमारे पास होते हैं उन एरिया के अंदर इसको प्रैक्टिस में लाया जाता है. सेमी एरिड, एक तो एरिड मतलब शुष्क क्षेत्र हो गए, एक हो गया हमारे पास सेमी एरिड. सेमी एरिड मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे नमी भी होती है और शुष्क वाला क्षेत्र भी होता है, यानी टेम्परेचर हाई होता है आपका. ठीक है, रेनफॉल कम होता है वहां पर. ठीक है, अब ये जो एरिया हमारे पास दे रखे हैं, देखो ये स्पेशल वो एरिया है जहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है आपका, यूरेशियन के अंदर जो स्टेपीज. ये स्टेपीज क्या है हमारे पास? ये बड़े बड़े वास्ट क्षेत्र हैं, ट्रैक्ट हैं
स्टेपीज घास का नाम है, घास के मैदान है, ये बहुत सारे बड़े बड़े क्षेत्र हैं इन एरिया के अंदर, वहां पर इसका एग्रीकल्चर किया जाता है। पहले यहाँ पर ये एग्रीकल्चर नहीं किया जाता था। जैसे 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 टेक्नोलॉजी बनती गई, एग्रीकल्चर के लिए मशीनें आ गई, मशीनें आने की वजह से ये जो घास के मैदान थे इनको क्लियर किया गया है, और इन मैदानों को क्लियर करके बड़े बड़े क्षेत्रों पर, वास्ट एरिया के अंदर क्या किया जाता है, आपका ग्रेन, अनाज उगाया जाता है। ठीक है, तो यूरेशिया यूरेशिया के अंदर जो हमारे पास स्टेपीज, ये आपके ग्रास लैंड है, घास के मैदान है। ऐसे ही हमारे पास जैसे यूरेशिया के अंदर स्टेपीज है, वैसे ही कनाडा और अमेरिका के अंदर प्रारीज, ये घास के मैदान है कनाडा के अंदर, और अमेरिका के अंदर प्रारिस के नाम से जाने, वहाँ पे घास का नाम है ये प्रारिस, तो प्रारिस के इसको हम लोग ग्रासलैंड बोलते हैं। तो ग्रासलैंड के अंदर उगाया जाता है। इस तरह से आपका अर्जेंटीना के अंदर पंपास है हमारे पास, दक्षिणी अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना के अंदर पंपास, ये भी घास का ही नाम है, घास के मैदान है। साउथ अफ्रीका का वेल्ड वाला क्षेत्र पड़ता है हमारे पास, साउथ अफ्रीका के अंदर जो वेल्ड वाला क्षेत्र पड़ता है, साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर, वहां पर ये वेल्ड टाइप की जो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब हमने गिर फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था, तब बताया था आपका कि साउथ अफ्रीका या अफ्रीका से मिलती जुलती जो घास है वो हमारे गुजरात में पाई जाती है, जो वेल्ड है, वेल्ड टाइप की जो प्रजाति है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो ये वेल्ड घास के मैदान है। ठीक है, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स का जो हमारे पास क्षेत्र पड़ता है वो, इस तरह से न्यूजीलैंड के अलावा कैनबरी का जो एरिया पड़ता है, ये हमारे पास मेजर प्लेसेस हैं। दीज आर द प्लेसेस वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज कल्टीवेटेड, यहाँ पे कल्टीवेशन। अब इसको कल्टीवेशन देखो, पहले इसमें कल्टीवेशन का काम नहीं होता था, यहाँ पर पहले एनिमल रेयरिंग का काम होता था, पहले ज्यादातर यहाँ पे पशुओं को पाला जाता था। लेकिन जैसे मैं धीरे करके, जैसे आपका नई टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनें आ गई, तो मशीनों से क्या किया, जो ये क्षेत्र था इस घास के मैदानों को क्लियर करके खेतों को बनाया गया है। fields are prepared and then they start cultivating the agriculture। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का वर्क होना स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, इसके अंदर अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप क्रॉप की बात करें, तो क्रॉप में मेजर क्रॉप जो हमारे पास होगी यहाँ पर वो व्हीट होती है, गेहूं उगाया जाता है, मेज मक्का है वो उगाई जाती है आपकी, ऐसे आपके बार्ले है वो उगाया जाता है, जो आपका मार्केट में सेल करने के पर्पज से क्या किया जाता है, आपका ग्रो किया जाता है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ समझ में आ गया बेटा, ये घास के मैदान समझ में आ गया आप लोगों को, हैव यू गॉट इट, ये समझ में आया एवरीवन? देखो बेटा, ये कुछ नहीं है, ये जो मैंने लिखे ना, यूरोप के अंदर, यूरोप और एशिया के अंदर स्टेपीज घास के मैदान पड़ते हैं। ऐसे ही आपका कनाडा और अमेरिका के अंदर अभी प्रारीज घास का मैदान, अर्जेंटीना के अंदर पंपास, ये घास के नाम दिए हैं और उन्हीं के नाम पर इनका क्या पड़ा हुआ है, आपका इन क्षेत्रों का नाम पड़ा हुआ है। साउथ अफ्रीका के अंदर वेल्ड हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं आपके, ये पहले घास के मैदान थे, इनको बाद में क्लियर किया गया है, क्लियर कर कर यहाँ पर एग्रीकल्चर का वर्क करना स्टार्ट किया। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए जैसा कि नाम बताया था आपका, कमर्शियल फार्मिंग है, तो ऑब्वियसली बात है इसको कमर्शियल पर्पज से किया जाता है, बेचने के पर्पज से किया जाता है। तो बेचने के पर्पज से हम लोग करेंगे तो यहाँ पे बड़े आकार के खेत होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं, लगभग 200 से 250 से स्टार्ट होके लगभग 1600 से 2000 तक का भी कह सकते हैं, आपका हेक्टेयर की जो जमीन होती है उस पे एग्रीकल्चर वर्क है। तो इतने बड़े क्षेत्र पे एग्रीकल्चर वर्क करने के लिए लेटेस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी की ही रिक्वायरमेंट होती है, तो मोस्टली जो वर्क किया जाता है लेटेस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इसमें जो होता है इज लेस। अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो पर हेक्टेयर का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है, लेकिन एरिया बड़ा होने की वजह से जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना है आपको, इसमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर जो पर हेक्टेयर की उपज होती है वो कम है, क्योंकि ये सारे घास के मैदान है, इनको कल्टीवेशन के लायक बनाया गया है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है, लगभग 200-250, मैंने बोला 250 एकड़ से लेकर 1600 एकड़ तक के जो एरिया होते हैं उनको, उन क्षेत्रों पे ये एग्रीकल्चर का वर्क किया जाता है। तो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कम है, लेकिन बड़े एरिया के अंदर करने की वजह से जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो हमारे पास ज्यादा होता है। इसकी जो प्रैक्टिस, सिंपल सी बात है, आपका बड़े क्षेत्रों के लिए ऐसे एरिया होंगे जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड कम हो, ऐसे एरिया जहां पर पॉपुलेशन कम है उन एरिया के अंदर प्रैक्टिस में लाया जाता है। तो सारे घास के मैदान है और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, जो साइज है फील्ड का वो बहुत बड़ा होता है आपका, मैंने लिखा होगा 200 से 250 से लेकर 1600 हेक्टेयर तक की जो फार्म्स है वो बनाए जाते हैं,
और उन पे एग्रीकल्चर वर्क किया जाता है। इन एक्सटेंसिव फार्मिंग सेटलमेंट इज डिसेक्टेड, और यहाँ पर जो लोग बसे हुए हैं वो गाँव की तरह नहीं बसे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काफी दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, क्योंकि आसपास इतने बड़े फार्म्स पे बहुत ही कम आपका सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑल काइंड्स ऑफ वर्क इज डन विद मशीन्स, तो इसमें जितना भी काम किया जाता है, देखिए लार्ज फील्ड है तो ऑब्वियसली बात है जितना भी वर्क जो किया जाता है आपका वो मशीनों से किया जाएगा, यानी कि मैनुअल वर्क कोई नहीं है इसके अंदर, किसी तरह का मैनुअल वर्क नहीं होता है, सारा ही काम मशीनों से किया जाता है। मशीनों में से ट्रैक्टर हो गया, कंबाइनर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, लेवलर हो गए हमारे पास, ठीक है। लेटेस्ट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गए वो डाले जाते हैं हमारे पास, प्रोडक्शन को बराबर बनाए रखने के लिए, मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं आपके। मॉडर्न काइंड ऑफ साइंटिफिक तरीके की जो मैनेजमेंट होता है एग्रीकल्चर के अंदर वो किया जाता है हमारा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्लीटली जो है ये मशीनों पे डिपेंड करती है ये एग्रीकल्चर, इसमें लेबर वर्क बिल्कुल भी नहीं होता है, सारा मशीनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेजर क्रॉप में आपका व्हीट, मेज, बार्ले एटसेट्रा, ये इसकी मेजर क्रॉप्स हमारे पास ग्रो की जाती है, ठीक है। इससे रिगार्डिंग सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है आपका, सिंपल ग्रेन का प्रोडक्शन किया जाता है, बड़े क्षेत्रों में किया जाता है आपका, बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाते हैं, मशीनों का यूज किया जाता है, मैनुअल वर्क कोई नहीं किया जाता है आपका, ठीक है। स्पेशल जितने भी क्षेत्र हमारे पास है ये ऐसे क्षेत्र हैं जो सेमी एरिड रीजन है, और ये सारे रीजन वो हैं जहां पर ये नाम लिखे हुए हैं जिनके, ये सारे वो रीजन है जहां पर ये बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। इस रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो पूछो फटाफट से, कमर्शियल ग्रेन से रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो पूछो। आवाज कट रही है नहीं है बेटा, दोबारा से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, आप एक मिनट, आप एक काम करो बेटा, दोबारा से डिस्कनेक्ट, दोबारा से कनेक्ट हो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है नेहा। अब बेटा ये नेटवर्क का इशू है, अभी थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा बोर्ड। वो स्ट्रीमिंग जब होती है ना तो हो जाता है कई बार, ऑनलाइन चल रही है ना, तो स्ट्रीमिंग की वजह से बोर्ड क्लियर नहीं होगा, आपका बीच में क्लियर हो जाएगा आपका, वैसे नेटवर्क तो मैंने एयरटेल का ही रखा हुआ है इस पे आज तो। ठीक है, हाँ दोबारा से बोलो बेटा। यस। नहीं आ रही बेटा आवाज, आप मैसेज लिख सकते हो। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही, वॉइस इज नॉट क्लियर। बोर्ड क्लियर हुआ है क्या आपको, आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ तो ये नेटवर्क का इशू हो सकता है बेटा, अभी हो सकता है इसकी वजह से ऐसा। चलो कोई नहीं, आपका बीच में क्लियर हो जाएगा, बोर्ड की टेंशन मत लो, क्लियर हो जाएगा बोर्ड, तो बोर्ड का इशू नहीं है, बाद में आप जब देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम्म। नेहा की कोई क्वेरी थी वो क्लियर नहीं हो पाई अभी, चलो जब तक दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आपका किसी और की कोई क्वेरी है तो बताओ, क्योंकि उसकी आवाज नहीं आती, नेहा की आवाज नहीं आ रही थी इधर। नेहा आर यू देयर? चलो नेहा के अलावा किसी को क्वेरी बेटा इसमें, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर कोई क्वेरी है किसी की? देखो बेटा, अभी जैसे नेहा का क्वेश्चन आया कि जो पर एकड़ की जो उपज होती है वो कम होती है, नो डाउट है, क्योंकि इतना उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एक आदमी के पास दो 250 से लेके 1600 एकड़ तक की जमीन होती है। आवाज आ रही बेटा अभी, आवाज आ रही है? बाकी सभी को आवाज आ रही है क्या, नेहा को छोड़कर? चलो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो, जो हमारे पास प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कम है, लेकिन वास्ट एरिया हो गया, एक आदमी के पास 250 से लेकर 1600 एकड़ तक की जमीन होती है,
तो अकेले आदमी का जो प्रोडक्शन हो गया वो, एक तो 1 एकड़ का प्रोडक्शन हो, एक 1600 एकड़ पे प्रोडक्शन हो, तो उस अकेले आदमी के पास प्रोडक्शन ज्यादा होता है। पर पर्सन जो उपज जो होती है वो हमारे पास ज्यादा होती है, क्योंकि एक आदमी के पास फील्ड का जो साइज वो बहुत बड़ा होता है। मिनिमम जो मैंने लिखा आपका 250 से 1600 एकड़ तक की जो जमीन होती है, ये इसका कारण है कि पर हेक्टेयर या पर एकड़ की जो उपज होती है वो कम है, लेकिन पर पर्सन जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होती है। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ गया होगा, राइट? चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा कनेक्ट हो जाओ, दोबारा डिस्कनेक्ट होकर दोबारा करो, आवाज नहीं आ रही है आपकी, ठीक है? चलो, इसके अलावा किसी और की कोई क्वेरी है इससे रिगार्डिंग? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला हमारे पास है मिक्स फार्मिंग। देखो, मिक्स, हाँ मिक्स फार्मिंग देखिए बेटा, मिक्स फार्मिंग का मतलब हो गया, मिक्स का मतलब हो गया एनिमल रेयरिंग प्लस ग्रोइंग क्रॉप। हमारे यहाँ पे दो चीजें मेन हम रखेंगे, एक फसलें भी उगाई जाती हैं, दूसरा हमारा यहाँ पर अ, अ, फसलें भी उगाई जाती है प्लस एनिमल को भी क्या किया जाता है, आपका रेयर किया जाता है, और इसीलिए इसको मिक्स फार्मिंग कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना है आपको, ये जो फार्मिंग होती है वो स्पेशली शहरों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में की जाती है। कारण क्या है? हाँ बोलो उषा, बोलो बोलो। मिक्स फार्मिंग का या एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन? देखो बेटा, कमर्शियल ग्रेन मतलब क्या हो गया, अनाज को हम लोग उगा रहे हैं, कमर्शियल मतलब बेचने के पर्पज से, ठीक है? इससे पहले हमने पढ़ा था कि जीवन निर्वाह के लिए एग्रीकल्चर किया जाता है या फिर प्लांटेशन का आपने पढ़ा था। अब ये हमारे पास क्या है, आपका ग्रेन उगा रहे हैं, हम लोग अनाज उगाते हैं, लेकिन अनाज का जो यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है वो वर्ल्ड मार्केट में सेल करने के लिए इसको उगाया जाता है। तो इसका मेन पर्पज तो यही होगा कि ये जो क्रॉपिंग है हमारे पास है, ये ग्रो की जाती है आपकी किस पर्पज से, मार्केट में सेल करने। दूसरा हमारे पास जो क्षेत्र है, जहाँ पे जो क्षेत्र है जहाँ पे ये उगाया जाता है वो सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड इन द सेंस स्पेशली ये वो क्षेत्र हैं जो आपके घास के मैदान पड़ते हैं। दीज आर द ग्रास लैंड विच आर प्रिवेल्ड टू द वर्ल्ड। जैसे कि नाम दिया हमारे पास, यूरेशिया के अंदर आपका स्टेपीज हमारे पास है, कनाडा और अमेरिका के अंदर प्रारीज जो आपके मैदान पड़ते हैं घास के, उनके नाम दिए। इसी तरह से अर्जेंटीना में पंपास के नाम से है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स के नाम से, ये सारे घास के मैदान है। और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड के अंदर कैनबरी, ये सारे घास के मैदान है जहां पर ये इनको क्लियर करके, घास के बड़े बड़े क्षेत्र हैं उनको क्लियर करके ये एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग की जाती है। आपका कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करेंगे इसमें, तो देखो जो मेन क्रॉप है वो आपका व्हीट रहेगी, ज्यादातर इसके अंदर क्या उगाया जाता है, व्हीट उगाया जाता है, मेज उगाया जाता है, बारले, ये चीजें इसके अंदर उगाई जाती है। अब इसमें देखिए, बड़े क्षेत्र पे एग्रीकल्चर का वर्क किया जाता है, इसलिए ज्यादातर मशीनों का यूज किया जाता है। फार्म्स का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, लगभग 250 से 1600 2000 के आसपास का इनका पर पर्सन के पास इतना बड़ा जमीन, इतनी बड़ी एरिया होता है जिसपे वो एग्रीकल्चर का वर्क करता है। अब इतने इतने बड़े एरिया पे अगर एग्रीकल्चर का वर्क करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसको ज्यादातर मशीनों का ही यूज करना पड़ता है। सभी तरह की मशीनें जो आज आपने यहाँ एग्रीकल्चर में देखते हैं वो सभी तरह की मशीनें हैं आपके, सब यूज की जाती हैं। जैसे कि हो गया, ट्रैक्टर हो गया, लेवलर हो गया, सीड ड्रिलिंग के लिए हमारे पास सीड ड्रिलर्स हो गए हमारे पास, ठीक है, कंबाइनर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, थ्रेशर हो गया। तो सारा ही जो काम होता है आपको मशीनों से किया जाता है, ठीक है? इसमें पर हेक्टेयर की जो प्रोडक्शन होती है वो कम है, लेकिन टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन जब आप जाते हैं आपका वो ज्यादा होती है, इसीलिए पर पर्सन जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा है। इसके अंदर जो सेटलमेंट है, यानी कि जो रहते हैं लोग, वो बहुत ही दूर दूर तक, दूर दूर रहते हैं आपके आसपास के एरिया के अंदर, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, 1600 एकड़ की जमीन कोई नजदीक तो है नहीं, तो जो सेटलमेंट होगा वो बहुत दूर दूर तक हमारे पास नजर आता है, ठीक है? ज्यादातर इसमें जो मॉडर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है वही की जाती है, आपके मशीनें सारी में इसके अंदर क्या की जाती है, आपकी यूज की जाती है। समझ में आया? गॉट इट? चलो ठीक है, अब आगे देखो। दूसरा हमारे पास मिक्स फार्मिंग का है। मिक्स फार्मिंग में हमारे पास दो चीजें मैंने बोली हैं, एक तो हमारे पास एनिमल को रेयर किया जाता है, दूसरा हमारे पास क्रॉप की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं। इसमें फसलों के साथ साथ फूडर क्रॉप्स हो गया या कैश क्रॉप। देखो अब हमारे यहाँ की पद्धति देखिए, हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उसी तरह वो सिस्टम हमारे पास, हम यहाँ पे पशुओं को भी पालते हैं,
फूड क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं और कैश क्रॉप भी ग्रो करते हैं। तो ये मिक्स फार्मिंग हो गया हमारे पास, यानी कि इसमें एनिमल को भी रेयर किया जाना है कंप्लीटली, इसको हम लोग डेयरी फार्मिंग भी नहीं रख सकते हैं। दूसरा, कैश क्रॉप्स भी उगाई जाती है, तो प्लांटेशन में भी नहीं रख सकते, लेकिन कैश क्रॉप्स ग्रो की जाती है। ग्रेन भी ग्रो किया जाता है, तो लेकिन इसको हम लोग आपका एक्सटेंसिव ग्रेन कमर्शियल फार्मिंग भी नहीं रख सकते। तो ये हमारे पास एक तरह से कहने का हुआ कि मिला जुला स्वरूप है सभी तरह की एग्रीकल्चर का, जीवन निर्वाह का भी है, प्लांटेशन का भी है, कैश क्रॉप भी है और डेयरी फार्मिंग, यानी कि यहाँ पे पशुओं को पाला जाता है। और इसलिए इसको मिक्स मिक्स फार्मिंग कहते हैं हमारे पास। एनिमल्स आर रेयर्ड विद क्रॉप्स, सो इट इज कॉल्ड द मिक्स फार्मिंग। एनिमल्स को रेयर किया जाता है क्रॉपिंग के पैटर्न के साथ, फसलें भी उगाई जाती हैं, इसलिए इसको मिक्स फार्मिंग कहते हैं। इन मिक्स फार्मिंग फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, तीनों ही तरह की फसलों को क्या किया जाता है, उगाया जाता है। फूड क्रॉप्स पशुओं के लिए उगाते हैं आपके, फूड क्रॉप्स अपने लिए उगाई जाती है, कैश क्रॉप जो अपनी इन्वेस्टमेंट जो करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर, उसके लिए जो पैसा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कैश क्रॉप भी उगाई जाती है। एक सिंपल एग्जांपल देखो, हमारे यहाँ पे एनिमल्स को रेयर किया जाता है, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको डेयरी में हम लोग बेच देते हैं, या फिर आसपास के शहरों में जो डिमांड होती है उसको वहां पे बेच देते हैं। दूसरा, फूड क्रॉप में हम लोग ज्वार वगैरह उगा रहे हैं आपका, अपने पशुओं के चारे के लिए ज्वार वगैरह उगाई जाती है आपका, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग गेहूं उगाते हैं, फूड क्रॉप से ग्रेन है, वो हमारी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उगाई जाती है। इसके साथ साथ आपका कैश क्रॉप में हम लोग जैसे मस्टर्ड है वो उगाते हैं हमारे पास। तो ये इस तरह का एग्रीकल्चर जो मिक्स क्रॉपिंग है वो हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपके आसपास के एरिया के अंदर जो एग्रीकल्चर की जाती है वो मिक्स क्रॉपिंग की जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो लास्ट के अगर बात करें, फार्मिंग इज प्रैक्टाइज्ड इन किस किस एरिया के अंदर प्रैक्टिस में लाई जाती है, देखो नॉर्थ वेस्ट यूरोप, यूरोपियन कंट्री है, नॉर्थ वेस्ट उत्तरी और जो पश्चिमी जो यूरोप है उन क्षेत्रों में ये एग्रीकल्चर का काम किया जाता है। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ अमेरिका और ईस्टर्न पार्ट में ये एग्रीकल्चर की जाती है। पार्ट ऑफ यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया का जो पार्ट पड़ता है हमारे पास अपर साइड के अंदर, तो वहां पे एग्रीकल्चर की जाती है। इसके साथ साथ साउथ में जो टेम्परेट जोन पड़ती है, एक इक्वेटर जोन है, सेकंड ट्रॉपिकल है, फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल है और फिर उसके बाद टेम्परेट जोन आती है। तो टेम्परेट जोन के अंदर ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लाई जाती है। तो ये एरिया हो गया हमारे पास जहाँ पे ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लाई जाती है, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं आपका, तो सेम वही हमारे पास है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, मशीनें यूज करते हैं, मॉडर्न एग्रीकल्चर मैनेजमेंट यूज किया जाता है, यानी कि जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, सारे लेटेस्ट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। साइंटिफिक एग्रीकल्चर किया जाता है, यानी कि जो साइंटिफिक तरीके से पशुओं को पाला जाता है और उनकी हेल्थ की स्पेशल ध्यान रखी जाती है, तो इस तरह से साइंटिफिक एग्रीकल्चर इसको बोला जाता है। एंड लेटेस्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स आर यूज्ड, और लेटेस्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर वही सेम लेटेस्ट टाइप में हम वही सेम मशीनें वगैरह की अगर हम बात करें, सभी तरह की मशीनों को इसके अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है। नेक्स्ट वन है एनिमल्स लाइक कैटल। अब इसमें क्या क्या है, एनिमल्स जैसे कि कैटल जो हमारे पशु होते हैं, दुधारू पशु होते हैं, उनको पाला जाता है। इसके अलावा शिप, पिग एंड पोल्ट्री। शिप भेड़े, पिग और जो पोल्ट्री है वो आपका यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ वो आपका प्रैक्टिस में लाई जाती है आपकी। अब ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो शहर होते हैं, शहर के पास की जो डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए ही ये प्रैक्टिस में लाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्रॉप रोटेशन एंड द इंटरक्रॉपिंग इज प्रैक्टिस्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब इसमें क्रॉप रोटेशन है कि अलग अलग फसलें उगाना, एक फसल के साथ साथ उसी के अंदर दूसरी फसल को ग्रो करना, इंटरक्रॉपिंग करना, तो ये दोनों ही प्रैक्टिस में लाए जाते हैं ताकि जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को क्या रखा जा सके, कंटिन्यू बनाया। इसके अलावा स्पेशल यूरोपियन यूनियंस ने क्या करते हैं आपका, यूरोपियन कंट्री उन्होंने अपनी यूनियन बनाई हुई है। ये यूनियन क्या करती है, मिक्स फार्मिंग के लिए जो फार्मर्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको परचेज करते हैं, एमएसपी प्रोवाइड करवाते हैं, प्लस एग्रीकल्चर को साइंटिफिक तरीके से करने के लिए या मॉडर्न तरीके से करने के लिए उनको चीप जो कह सकते हैं आपका सस्ते जो लोन वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड करवाए। ये इसकी मेन खास बात है। इसके साथ साथ जो क्रॉप्स उगाई जाते हैं आपकी सेम वही हमारे पास है, व्हीट, बार्ले, ओट एंड मेनी अदर फूड क्रॉप्स जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे ग्रो की जाती है। और वो मैंने बता दिया आपको कि जो स्पेशल है आपका क्या है कि जो शहरों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में प्रैक्टिस में लाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो मिक्स फार्मिंग। अब आप बताइए इसमें मुझे कोई क्वेरी है तो बताइए आप मिक्स फार्मिंग के अंदर।
टेल मी द क्वेरी इफ यू हैव एनी रिगार्डिंग टू द मिक्स फार्मिंग। कोई क्वेरी है तो बता दीजिए बेटा। वॉइस आ रही बेटा मेरी? आर यू गेटिंग माई वॉइस? चलो, अभी नेहा कह रही है कि उसको क्लियर नहीं हो पाया। देखो बेटा, सिंपल नेहा समझो। क्या है हमारे पास, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसमें ये है कि एक आदमी के पास जो लैंड ऑन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे नॉर्मली जो फील्ड का साइज बताया गया है वो बताया गया है 250 से 1600 हेक्टेयर। ये एक आदमी के पास इतनी बड़ी जमीन होती है, तो पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन है वो तो कम है, लेकिन उस आदमी के पास बड़े एरिया पे वो एग्रीकल्चर कर रहा है, इसलिए उसके पास उसका जो पर पर्सन प्रोडक्शन है वो हमारे पास ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि पर पर्सन जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है, जबकि पर हेक्टेयर का जो प्रोडक्शन है वो हमारे पास इसमें लो होता है इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के। आई होप यू गॉट इट, समझ में आया होगा शायद से। कोई और क्वेरी है तो बताओ बेटा अभी आप लोग। कोई क्वेरी है किसी की बेटा? देखो बेटा, सिंपल सी बात है इसमें, ये एक साइंटिफिक तरीका कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि हमारे जो एंशियंट टाइम से जो चला आ रहा है। अगर हम एक ही तरह की जो क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो जो न्यूट्रिशंस होते हैं पर्टिकुलर एरिया से, वो बार बार वही न्यूट्रिशंस ले लिए जाते हैं। अगर हम क्रॉप रोटेट करेंगे, एक बार गेहूं उगाया अगली बार हम सरसों उगाते हैं, तो जो न्यूट्रिशंस जो लिए जाते हैं आपके, वो थोड़े डेप्थ से भी लिए जा सकते हैं, इसीलिए इनको रोटेशन में उगाया जाता है। ठीक है, एक एक जैसी फसल ना उगा के हम लोग उस फील्ड पे अलग फसल उगाना पसंद करते हैं, ताकि जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो हमारे पास क्या है बनी रहे। गॉट इट? सो ठीक है बेटा, बार बार अलग फसल उगाने से क्या होता है, आपका जो माइक्रो न्यूट्रिशंस जो होते हैं आपके, वो कम डेप्थ। अगर हमने सरसों उगाया है तो उसकी जो आपकी जड़ें होंगी वो थोड़ा डेप्थ तक जाएंगी, तो वहां तक न्यूट्रिशंस ले लेंगी। अगर हमारे पास जो जड़ें, अगर हम लोग गेहूं उगाते हैं, थोड़ा ऊपर की जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारे पास क्या आपके ले ली जाते हैं, तो ये हमारे पास, इसलिए इसको रोटेशन करते हैं हम लोग उगाते हैं। ठीक है, कोई और क्वेरी है तो बताओ बेटा। इज देयर एनी अदर क्वेरी? चलो फिर आपका कल अगले टॉपिक पे बात करेंगे। आपका साहिल कोई क्वेरी बेटा? धीरज? धीरज, तनु? ओके, फाइन। भूमिका, उषा ने तो क्वेरी कर ही ली है। आपका निखिल? निखिल, चलिए डिस्कनेक्ट कर दीजिए, अगर क्वेरी नहीं है तो बेटा प्लीज डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दी। वेलकम बेटा, डिस्कनेक्ट कर